20 series. In this series, we are going to discuss 80% of our UPSC polity syllabus through 20% of PYQs. अभी तक आपको बहुत मजे आ रहे हैं और अभी आज हम डिस्कस करेंगे एपिसोड 16, जिसमें हम बात करेंगे पार्लियामेंट का पार्ट 2 है ये। और इस स्पेसिफिकली एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे मेजर 4 टॉपिक्स की। मैं आपको चारों टॉपिक्स बता देता हूं। एक तो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट हम देखेंगे, उसके बाद हम डिवाइसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, पार्लियामेंट में किस किस तरीके के डिवाइसेस यूज होते हैं, उन पे यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं। फिर हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जिसमें हम टाइप्स ऑफ बिल्स और बिल्स की बात करेंगे, चाहे वो मनी बिल हो, फाइनेंस बिल हो, प्राइवेट मेंबर बिल हो, उन सभी बिल्स की बात करेंगे। और लास्ट में हम जॉइंट सिटिंग के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 108, इस पे भी यूपीएससी ने काफी क्वेश्चन पूछे हैं। तो आज का मेजर टॉपिक्स ये रहेंगे और बिना टाइम लगाए शुरू करते हैं एपिसोड 16। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें काफी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, डिफरेंट सेशंस के ऊपर आपकी नॉलेज चेक कर रहा है और इसमें भी काफी लॉजिक, ट्रिक्स सब कुछ लगते हैं। उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे अलोंग विद द क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ये 2004 का क्वेश्चन है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज पावर टू अडजर्न द हाउस साइन डाई, बट ऑन द प्रोरोगेशन इट इज ओनली द प्रेसिडेंट हु कैन समन द हाउस। मतलब कह रहे हैं कि अर्जन करने का, अर्जन साइन डाई करने का रोल जो है उसमें स्पीकर का इंपॉर्टेंट रोल है और प्रोरोगेशन के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है समन करने की। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये कोई दिक्कत नहीं। अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड और देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द टर्म, देयर इज एन ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय एफ्लेक्स ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 5 years, even if no formal order of dissolution is issued by the president. ये एक ऐसा क्वेश्चन है। अभी तक हमने ऑटोमेटिक वर्ड काफी देखा, ये एक ऐसा क्वेश्चन मुझे मिला जहां पे ऑटोमेटिक वर्ड बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ये क्यों ऑटोमेटिक सही है, इसके पीछे का लॉजिक भी समझिए। देखो, कोई भी ट्रिक्स और ये सब को ऐसे पकड़ के नहीं बैठना। ठीक है, हर सिचुएशन के हिसाब से ट्रिक्स को सोचना है और जब आपको प्रॉपर ये डिसीजन लेना है कि यार ये मेरे को ट्रिक पे चलना है या नहीं चलना है, तो फिर आप एक ट्रेंड को देखेंगे कि ट्रेंड क्या कह रहा है। अगर मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो फिर मैं ऑटोमेटिक को गलत मान सकता हूं इन दी एग्जाम होल। बट अगर मुझे लग रहा है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो मैं ऑटोमेटिक पे नहीं जाऊंगा। देखो, ट्रिक्स हमेशा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करेगा। कभी भी उसको, जिस दिन आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे लेके आ जाओगे तो आपने अपनी नॉलेज और अपनी जितनी भी आपकी मेहनत है उसको साइडलाइन कर दिया है, और वो मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप उसको साइडलाइन कीजिए। ठीक है, लोग क्या कह रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है। लोग कहते हैं ट्रिक्स ये करो वो करो, मैं उससे मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि देखो, नॉलेज तो नॉलेज ही है और ट्रिक्स भी तभी काम करेगी जब आप नॉलेज के साथ काम करोगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक वर्ड बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि लोकसभा बाय एफ्लिक्स ऑफ टाइम एंड होता है 5 years के अंदर, और उसके लिए कोई प्रॉपर फॉर्मल ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। वो 5 साल के बाद उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि उसका टर्म 5 year ही है। ये बात समझो। ठीक है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कंटिन्यूज इन द ऑफिस इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस एंड अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस। ये कॉन्सेप्ट भी हमने स्पीकर में काफी पढ़ा है, इस पे भी क्वेश्चन देखें। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, मतलब तीनों स्टेटमेंट ही सही है। यहां पे कुछ भी यूपीएससी ने दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि देखो हम क्या करेंगे, ये 2004 का क्वेश्चन है और पहले के क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करने के ज्यादा ट्रेंड में रहते थे, तो कुछ उसमें ट्वीक करने का बहुत ज्यादा फोकस करते नहीं थे। तो सिंपल जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें दी हुई है उसी को यूपीएससी आंसर बनाता था, उन्हीं को स्टेटमेंट बनाता था। सो आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप आपको ये फ्यूचर के लिए ये तीनों स्टेटमेंट याद होने चाहिए। अनलेस एंड सूनर डिसॉल्व देयर इज एन एक्सटेंशन, ये वाली स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट और स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 तीनों करेक्ट है। आर्टिकल 83 क्लॉज 2 में दिया हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द एक्सपायरेशन ऑफ 5 year पीरियड फ्रॉम द डेट अपॉइंटमेंट for its first meeting shall operates as a dissolution of the house unless it has been dissolved sooner or its term extended during the emergency। देखो, यहाँ पे ऑटोमेटिक वर्ड फिर यूज नहीं किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑटोमेटिक वर्ड है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने सर्च कर लिया था, ऑटोमेटिक वर्ड कहीं भी नहीं है। बट उसका मतलब बिल्कुल सही है कि ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्सट्रीम नहीं देखना, क्योंकि लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट दोनों ही वैसे हैं। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, पावर टू अर्जन करने का, साइन डाई करने का स्पीकर का, और लोकसभा प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रोल है, प्रोरोगेशन में प्रेसिडेंट का रोल है। बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 94 explicitly states that the speaker does not vacate their office until immediately before the first sitting of newly elected
लोकसभा आफ्टर द डिसोल्यूशन, दिस इंश्योर कंटिन्यूटी इन द ऑफिस। ये भी हमने स्टेटमेंट काफी बार डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये देखो 2024 का क्वेश्चन, देखो थीम कैसे है, ये 2004 और यहाँ पे 2024। ठीक है, आजकल जेनजी न्यू ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, हम लोगों का नया ट्रेंड कि अगर मान लो हम 2026 में है तो हम 2016 को याद कर रहे हैं, है ना। ये यूपीएससी तो बहुत पहले से कर रहा है। अगर मान लो 2025 का पेपर है तो वो उसके क्वेश्चन आपको 2015 से मिलेंगे, 2005 से मिलेंगे, बात समझ आ रही है, 1995 से मिलेंगे। यूपीएससी तो जेनजी से भी आगे है, बात समझ आ रही है, ये तो वो करता ही आ रहा है, बट अब हम ये ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो इस टाइप के ट्रेंड चलते हैं। अगर 2027 है तो 2017 की पिक्चर्स जो है वो हम लगाते हैं हमारे सोशल मीडिया में, बट यूपीएससी तो ये सब ट्रेंड करके वो पुराना हो गया है। तो ये ट्रेंड उसने किया है, देखो 2024, वही सेम थीम 2004 में भी क्वेश्चन उसने पूछा है। सो प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस पे मैं क्या बोलूं, ऑलरेडी हमने कितनी बार बात की है, बस सिर्फ डिस्क्रिशनरी पार्ट्स हमें याद करनी है, 3-4 डिस्क्रिशनरी पार्ट है प्रेसिडेंट की, ठीक है, उसके अलावा सब जगह वो एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेगा। और मैं इस पे पहले भी बोल चुका हूं, सिर्फ एक नेचर्स कॉल ही, मतलब नेचर्स कॉल भी अगर प्रेसिडेंट को आया है तो वो एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही लेगा, पूछेगा कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, भाई समझ रहे हो बात। तो इस तरीके से याद रखना है, देखो बिल्कुल अच्छे से आपको याद रहेगा। थोड़ी बहुत कई बार पढ़ाई में हंसी मजाक से भी चीजें याद रहती है। डज नॉट रिक्वायर, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है भैया, ये स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट गलत है, ठीक है। आंसर 2 और 3, तो 3 को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 को देखते हैं। प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज adjourned sine die, but there is no bar to president of India prorogating the house which is in the session। प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकता है, ठीक है, जब इवन द मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड एज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट होते हैं, उसके कारण होते हैं, तो सेशन क्या बड़ी बात है प्रेसिडेंट के लिए करना, बीच में सेशन को बंद करना या प्रोरोगेट करना। सो इट्स वेरी इजी कह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जनरली यही होता है, ठीक है। और इसमें आपको मैं एक वर्ड भी बताऊंगा और इसमें एक नई चीज सीखने वाली भी है। सो आंसर सेकंड सही है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। 3 को भी हम पढ़ लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पहले उसको समझो, ठीक है, सीखो इस बात को। यहाँ पे वर्ड जब है ना, ऐसे इस तरीके के वर्ड यूज किए जाए जनरली, ठीक है, बहुत सर्टल, बहुत ऐसे सिंपल से वर्ड, तो समझो कि वो स्टेटमेंट खुद यूपीएससी कह रहा है कि यार ये सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा जनरल सेंस के अंदर कोई बात कह रहा है, ये बात समझ आ रही है। तो इस टाइप के कभी वर्ड हो और आपको वो स्टेटमेंट नहीं आता हो, तो आप एक बेट ले सकते हो कि यार ये इस टाइप की स्टेटमेंट और लैंग्वेज जनरली यूपीएससी में सही होती है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, फॉर द फ्यूचर पर्पस dissolution of Lok Sabha is done by the President of India, who, save in exceptional circumstances, does on the advice of the Council of Minister। अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों बात को ध्यान से थोड़ा सा देखो, तो थोड़े से कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं नहीं कहूंगा कि पूरा, क्योंकि यहाँ पे डिसोल्यूशन की बात की गई है ना, यहाँ पे डिसोल्यूशन की बात की है और यहाँ पे प्रोरोगेशन की बात की है, तो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट सही होने का चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट गलत है, ये बात याद रखना, क्लियर है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सो आंसर इज 2 and 3, ठीक है। आई होप आपका भी आंसर ये सही होगा, अगर ऐसा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, प्रेसिडेंट मे टाइम टू टाइम प्रोरोग द हाउस और द आइदर हाउस, और द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस प्रोरोगेशन ऑफ ओनली इन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रोरोगेशन नॉर्मली फॉलोज द एडजर्नमेंट ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस साइन डाई, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म, एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो मैं भी सबको आपको समझाऊंगा प्रोरोगेशन क्या होता है, एडजर्नमेंट, साइन डाई और ये सब। पहले हम पीवाईक्यूज करते हैं, फिर मैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद नहीं होता तो मैं आपको इजीली लास्ट में याद कराऊंगा, टेंशन मत लो। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, ठीक है। 2 स्टेटमेंट वाला है तो ज्यादा ध्यान है, ज्यादा चांसेस है एक गलत और एक सही होने के चांसेस ज्यादा है पॉलिटी के अंदर। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन में लैप्स हो जाता है। प्रोरोगेशन मतलब एक सेशन, प्रोरोगेशन मतलब क्या है, सेशन, एक सेशन कंप्लीट होना उसको प्रोरोगेट कहते हैं, ठीक है। तो एक बिल पेंडिंग है लोकसभा में, लैप्स हो जाता है प्रोरोगेशन में, ये स्टेटमेंट गलत है, बात समझ आ रही है, क्योंकि बिल लैप्स कब होते हैं, डिसोल्यूशन पे लैप्स होते हैं,
ठीक है, अगर वो भी कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर, बट लैप्सेस का कॉन्सेप्ट आपका प्रोरोगेशन में नहीं है, लैप्सेस का कॉन्सेप्ट आपका आपका डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस पे है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब सेकंड स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस ज्यादा है, बट देखते हैं क्या सही है या नहीं है। अब बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा, राज्यसभा में बिल पेंडिंग है, ठीक है, राज्यसभा में बिल पेंडिंग है, which has not been passed by the लोकसभा shall not lapse on the dissolution of the लोकसभा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो अभी तक तो यहां पे आया ही नहीं ना लोकसभा में। अगर वो लोकसभा में आया होता तो हम बात करते कि भैया वहां पे डिसोल्यूशन या उसका होगा या नहीं होगा। वो बिल पेंडिंग राज्यसभा में, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, ठीक है, वो तो परमानेंट हाउस है, उसका तो डिसोल्यूशन होता ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो आंसर होगा 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यस, first statement is wrong. A bill pending in parliament does not lapse on its prorogation. Prorogation terminates a session, but the pending business including bills is carried over to the next session. Only pending notices, ठीक है, वही लैप्स होते हैं, सिर्फ नोटिस लैप्स होते हैं, आपके बिल्स लैप्स नहीं होते। लैप्स का फीचर होता है डिसोल्यूशन के अंदर, वो भी कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर, ठीक है। अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse on the dissolution of the Lok Sabha. This is because Rajya Sabha is a permanent house, not subject to dissolution. Such a bill can be taken up by the new Lok Sabha. उसको ले सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल है, इस पे भी काफी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए देखते हैं 2020 का ये क्वेश्चन देखिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही और शी थिंक्स फिट। ठीक है भाई, वो कभी भी समन कर सकते हैं सेशन ऑफ द पार्लियामेंट जहां पे उनको सही लगे। बिल्कुल सही बात है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस वर्ड को तो ऐसे हाईलाइट कर लिया करो भैया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द सेशन, ऑल 3 सेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये सब बातें नहीं लिखी हुई कि कितने सेशन होंगे नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 2 स्टेटमेंट सेकंड गलत है। अब थर्ड स्टेटमेंट को चेक करते हैं। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ए ईयर। ऐसा कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं है, बिल्कुल कोई मिनिमम नंबर तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बट एटलीस्ट 6 महीने का से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये बात कही गई है। बट कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं है, इसीलिए तो बहुत ज्यादा कम डेज के अंदर पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट्री डिक्लाइन आप मेंस में पढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे बहुत ही कम दिनों में पार्लियामेंट काम करता है। सो देयर इज नो मिनिमम डेज टू मीट टू रिक्वायर्ड, ये बिल्कुल सही बात है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, क्लियर है, ठीक है। ये बात बिल्कुल, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आते ही यही देखना है पॉलिटी में, क्लियर। नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये देखो फिर क्वेश्चन आ गया आपका 2024 में उसी टाइप का लैप्स के ऊपर। अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स ऑन इट्स डिसोल्यूशन। अगर एक बिल पेंडिंग है लोकसभा के अंदर ही, ठीक है, यहीं पे पेंडिंग है, तो वो उसके डिसोल्यूशन पे लैप्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। क्योंकि अब नया लोकसभा आएगा, वो नया बिल लेके आएगा, तो ये वाला लोकसभा का लैप्स हो जाएगा, ठीक है, बिल अगर यहां पे ही पेंडिंग है तो, क्लियर है। अब बिल पास्ड बाय द लोकसभा, देखो समझो ये लोकसभा है, इस तरीके से कर लिया करो आप इस टाइप के क्वेश्चन को, ऐसे ना डायग्रामेटिक वे में समझो कि ये बिल पास बाय दी लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा, ठीक है। ये यहां से यहां चला गया और यहां पे पेंडिंग है, ठीक है। और उतनी ही देर में मान लो ये लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के डिसोल्यूशन पे ये लैप्स हो जाएगा। पूछो क्यों, ये बात बिल्कुल सही है। आप ये मत समझो कि भैया यहां पे है, अब ये वाला पेंडिंग वाला है, अब नया लोकसभा आएगा तो हो जाएगा। समझो कि यहां से बिल निकल चुका है, इन्होंने पूरा, इस लोकसभा ने पर्टिकुलर, मान लो ये 18th लोकसभा है, मान लो एग्जांपल ये 18th लोकसभा है, ठीक है। और ये यहां पे डेलिब्रेट करके इनके मिनिस्टर्स ने एक बिल बनाया, वो यहां पे राज्यसभा में आ गया, पेंडिंग हो गया, ठीक है। और बीच में ही 18th लोकसभा चली गई और 19th लोकसभा आ गई, समझो। तो 19th लोकसभा को तो शायद मान लो हो सकता है कि वो सेम गवर्नमेंट ना बनी हो, उसे तो इस बिल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं है उन्होंने क्या सोच के बनाया। तो क्या वो 19th लोकसभा इस चीज पे बात करेगी? नहीं करेगी, उसको वो अपना नया बिल बनाएगी। तो इसीलिए अगर बिल पेंडिंग भी राज्यसभा में है, ये भी लैप्स हो जाएगा ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ये बात याद रखना, क्लियर है। क्योंकि ये यहां से अगर मान लो रिकंसीडर के लिए भेजते हैं, बट यहां पे तो रिकंसीडर वाले लोग ही नहीं बैठे, ठीक है, वो लोग तो है ही नहीं जिन्होंने ये बिल बनाया था। मान लो यहाँ पे नया लोकसभा बैठा है,
तो रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं भेज सकते, कुछ रिकमेंडेशन दे और दे, वो दे ही नहीं सकते। सो ये कहीं ना कहीं साइकिल कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए ये लैप्स हो जाएगा। क्लियर है ये बात? आई होप आपको समझ आई होगी। अ बिल इन रिगार्ड टू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया notified his or intention to summon the house to joint sitting lapse on the dissolution of the लोक सभा। ये लैप्स हो जाएगा। अरे भाई नहीं, ये लैप्स नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपना इंटेंशन बता दिया कि मैं इस पे जॉइंट सिटिंग करूंगा, अगर डिसॉल्व भी हो गया, बट ये प्रेसिडेंट की बात को हम नहीं टालेंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। आंसर इज 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आप इस तरीके से प्लीज, कई बार क्या है, एग्जाम हॉल के अंदर इतना दिमाग लगता नहीं है, एक जैसे जैसे स्टेटमेंट आते हैं दिमाग पजल हो जाता है, और शायद आपका भी हुआ होगा जब आपने पॉज करके किया हो, तब भी ऐसी सिचुएशन हो, प्लीज इस तरीके से डायग्रामेटिक वे में चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन फ्यूचर में गलत नहीं होंगे। सो आंसर इज 1 and 2 इज द करेक्ट। यही हमने किया, 1 and 2 इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वही बात है जो मैंने यहां पे बोली है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल द स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज और हर ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर द डिसोल्यूशन। ये स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट किया यूपीएससी ने, अपने ही क्वेश्चन में फिर से रिपीट किया। ये बिल्कुल सही बात है। अभी तो हमने देखा था आर्टिकल 93 था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, अगर हूं तो बता देना, बट वहां पे स्पीकर नहीं करेगा वेकेट, अभी तक हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जैसे आता है ना, मैं थोड़ा सा ऐसे कान खड़े हो जाते हैं मुझे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडिया, अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज अ स्पीकर shall resign from his or her political party immediately। यूके थोड़ी है भाई, ये है यूके थोड़ी है, ये इंडिया है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता, तो और ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है इंडियन पार्लियामेंट के लिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो सेकंड अगर गलत है तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? क्या यस आ रहा है, 1 and 3। बट फिर भी हम देख लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या है। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव फ्रॉम हिज और हर ऑफिस by the resolution of the house of the people passed by majority of all then members of the house। बिल्कुल सही बात है कि अगर स्पीकर को रिमूव करना है तो एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा में आपका ये ऐसा होगा, और मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रोवाइडेड दैट नो रेजोल्यूशन शैल बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 days नोटिस हैज बीन गिवन टू द इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। देखो अभी ये ना एक नया ट्रेंड आपको दिखाता हूं, मैं आपको बताता हूं, आप समझना मेरी बात। आंसर तो हमारा निकल गया, बट ट्रेंड को समझो। यूपीएससी क्या कर रहा है, क्वेश्चन की लेंथ को बढ़ा रहा है, लेंदी बना रहा है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ये बात समझ आ रहे हैं? डिफिकल्टी नहीं है बट लेंदी है। लेंदी से डर लगता है एग्जाम हॉल के अंदर कि यार ये क्या ही पूछ लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आप कोशिश कीजिए, और जब भी आपको ऐसा लेंदी लगे ना, एक बार ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे ना, इस टाइप की अगर फ्रेमिंग है तो आप मान के चलिए कि कोई ना कोई एक स्टेटमेंट एलिमिनेट होने के चांसेस ज्यादा है। तो इससे खुश हो जाना, ठीक है, एलिमिनेट के चांसेस ज्यादा, इससे खुश हो जाना कि आपको अगर एक भी गलत मिल गया ना तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे ही मुझे पता चला ये सेकंड नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, जैसे ही मैंने सेकंड कट किया, ठीक है, और मेरा आंसर 1 and 3 आ गया। आप बात समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, मुझे थर्ड पढ़ने की इतना बड़ा लेंदी की जरूरत ही नहीं पड़ी। एग्जाम के अंदर प्लीज ये क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत श्योर हो कि यार ये गलत है तो प्लीज आगे बढ़ो, मैं यही कहूंगा आपको। ठीक है, तो ये लेंदी नहीं है, ये सिर्फ दिख रहा है लेंदी है, बट ये क्वेश्चन लेंदी नहीं है, प्लीज आप समझो बात को। ठीक है, और इजी है, एक ही एलिमिनेट करना है। जैसे ही ये हो जाए तो प्लीज पेपर में भी एक स्माइल कर देना अच्छी सी, यार मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। आपको अपने आप को मजबूत रखना है पेपर के अंदर, यही माइंडसेट आपको रखना है, क्लियर, कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। ठीक है, अगर आपको लगातार 5 क्वेश्चन भी नहीं आए ना इन रो, तो भी डरना नहीं है, चुपचाप एक पानी का सिप लेना और अपने जो भी आप भगवान को मानते हो उसका नाम लेके और फिर से शुरू हो जाना, और डरना नहीं है, बस यही गेम है। अगर आप 2 घंटे कामली पेपर में बैठ गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपका प्रीलिम्स होने से, ये बात याद रखना। ठीक है, सो 1 and 3 इज दी करेक्ट आंसर। यही हमने बोला था आर्टिकल 94, मैंने 93 बोला था, देखो मेरे को भी अभी आर्टिकल याद है, आर्टिकल 94 में ये बात की गई है। ठीक है, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन स्पीकर टू रिजाइन, ये भी हमने देख लिया। आर्टिकल 94 में दिया है रिमूवल ऑफ द स्पीकर, कैसे? 14 day नोटिस के साथ, और वो भी मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स। ठीक है,
तो अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन समनिंग एंड अजर्नमेंट, अजर्नमेंट, साइन डाई, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन होते क्या है। बहुत सिंपल है, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा देख लो। समन का मतलब होता है कॉलिंग पार्लियामेंट टू मीट, ठीक है। ये किस चीज के शुरू करता है, बिगिंस अ सेशन, एक सेशन को शुरुआत करने से पहले समन होता है, ठीक है। समन मतलब बुलाना, इतना हिंदी में समझो, समन मतलब बुलाना, कॉलिंग करना। ये प्रेसिडेंट करता है आर्टिकल 85 में, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों को समन करता है। मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, 6 मंथ गैप का बिटवीन दी सेशन, ये दिया हुआ, ये की पॉइंट आपको याद रखना है। तो मतलब साल में लगभग 2 समन तो करेंगे ही करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, ये बात याद रखना, क्लियर है। एडजर्नमेंट होता है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ द सिटिंग, ये सिटिंग को एंड करता है, एक पर्टिकुलर कोई सिटिंग है उसको एंड करता है। ये कौन करता है, स्पीकर एंड चेयरमैन बोथ हाउस, एंड शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, हार्स, डेज एंड वीक्स के लिए। फिर होता है एडजर्नमेंट विदाउट नेक्स्ट डेट, मतलब इन्फिनाइटी, एडजर्नमेंट इन्फिनाइटी ऐसा समझो, तो उसको बोलते हैं एंड सिटिंग बट नो डेट, आगे पता नहीं कि कब वापस बुलाएंगे। तो ये भी स्पीकर एंड चेयरमैन करते हैं बोथ हाउसेज में, सेशन कंटिन्यूज अंटिल प्रोरोगेशन, ठीक है। तो इसको हम एडजर्नमेंट साइन डाई बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन, प्रोरोगेशन का मतलब सेशन का टर्मिनेट होना, एक सेशन जैसे मॉनसून सेशन, फिर आपका बजट सेशन, तो एक सेशन के बीच का जो, दो सेशन के बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन, ठीक है। ये प्रेसिडेंट करते हैं प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन मतलब पी, और पी फॉर प्रेसिडेंट, ऐसे याद कर लो। प्रोरोगेट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। बोथ हाउस पेंडिंग बिल्स डू नॉट लैप्स, लैप्स कब होते हैं, डिसोल्यूशन पे लैप्स होते हैं। डिसोल्यूशन में टर्मिनेशन ऑफ लोकसभा, पूरा की पूरी लोकसभा चेंज हो जाएगी। एंड ऑफ द हाउस प्रेसिडेंट करते हैं, लोकसभा ओनली, ऑल पेंडिंग बिल लैप्स। तो एक लाइन याद रखना, एडजर्नमेंट अफेक्ट्स अ सिटिंग, प्रोरोगेशन एंड्स अ सेशन, डिसोल्यूशन एंड्स दी लोकसभा, ये बात याद रखना, ठीक है। आई होप आपको ये टेबल बहुत से क्लियर हो गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट लेना, बाद में रिवीजन के लिए काम आएगा, क्लियर है। बस इतना याद रखो, प्रेसिडेंट सिर्फ क्या क्या कर सकता है, तीन चीजें प्रेसिडेंट के हाथ में है, एक तो समनिंग, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, ठीक है। तो सेशन को एंड करना, हाउस को एंड करना, और सेशन को बिगिन करना। तो सेशन का बिगिन और एंड दोनों ही प्रेसिडेंट करेंगे। सेशन की शुरुआत भी समन्स करके प्रेसिडेंट करेंगे, और सेशन को एंड भी प्रोरोगेट करके प्रेसिडेंट करेंगे, और पूरे के पूरे लोकसभा को डिसॉल्व करेंगे, वो भी प्रेसिडेंट करेंगे। बस इतना याद आपको रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, डिवाइसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। देखिए, डिवाइसेस में हम डिफरेंट डिवाइसेस देखेंगे, ठीक है। सो इन दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पस ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन, देखो अभी हमने जो एडजर्नमेंट देखा, वो एडजर्नमेंट आपका डिवाइस नहीं है, ये बात समझो। एडजर्नमेंट ये आपका, हमने पर्टिकुलर पार्लियामेंट के कुछ देखे कि किस तरीके से सेशंस होते हैं, सेशंस के रिगार्डिंग हमने देखा, बट डिवाइसेस कुछ अलग है, वो मोशंस होंगे, आप समझना बात। तो एडजर्नमेंट मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एडजर्नमेंट जो अभी हमने डिस्कस किया है। सो एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, ठीक है, द अलाउ अ डिस्कशन ऑन द डेफिनाइट मैटर ऑन द अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, टू लेट opposition collect information from the ministers, to allow reduction of specific amount in the demand for the grant, to postpone the proceeding, to check the inappropriate or violent behavior on the part of some members। थोड़ा समझो क्या क्या बातें कह रहे हैं, ठीक है। एक में कह रहे हैं डिस्कशन से रिलेटेड, कोई मोशन आ रहा है, ठीक है, कोई मोशन है, एडजर्नमेंट करके कोई मोशन है, उसमें कोई डिस्कशन की बात की जा रही है। दूसरा, इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है कि ओपोजिशन कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, उसको एडजर्नमेंट मोशन बोलते हैं, ठीक है। अलाउ रिडक्शन ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिमांड, मतलब कोई पर्टिकुलर डिमांड फॉर ग्रांट्स होते हैं, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, मनी बिल, फाइनेंस बिल, डिमांड फॉर ग्रांट्स और ये सब, तो उसके बारे में कोई रिडक्शन की बात की जा रही है कोई मोशन में। और प्रोसीडिंग को पोस्टपोन करने की बात की जा रही है, ताकि कोई कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किसी ने कर दिया तो हम पोस्टपोन कर रहे हैं प्रोसीडिंग को। देखो, एडजर्नमेंट मोशन है, वो भी पार्लियामेंट के अंदर, बात समझ आ रही है। तो ज्यादा बेटर कौन सा होगा, क्लोज कौन सा होगा, पार्लियामेंट नोन फॉर द डिस्कशन, ठीक है, पार्लियामेंट नोन फॉर द प्रोसीडिंग, ठीक है, प्रोसीडिंग हो रही है और आपका डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब होता पार्लियामेंट में, मैं मानता हूं ये बात, ठीक है, ये दोनों चीजें होंगी, पार्लियामेंट में हो रही है। बट अगर हम कोर ऑफ द क्वेश्चन में देखें तो क्लोज ये होंगे, ए एंड सी, ए एंड डी आर मोर क्लोज, और ए और डी में अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली है टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, यही है अर्जेंट, क्योंकि अर्जेंटमेंट कहीं ना कहीं कोई ना कोई अर्जेंट चीज को दिखा रहा है। अर्जेंटमेंट का मतलब होता है कोई ना कोई अर्जेंट, अर्जेंसी की बात कर रहा है। सो टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन द डेफिनेट मैटर ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये याद रखने, और मैं आपको ये समझाता हूं। देखो, अर्जेंटमेंट मोशन इज अ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर allowing a member for propose setting
aside regular business to discuss specific recent urgent matter of public importance. It is an extraordinary device primarily used in the Lok Sabha, सिर्फ यूज लोकसभा में, to censure or hold the central government accountable for the failure to act on this serious issue. If admitted, requiring 50-member support and passed, it interrupts the House schedule and implies the strong disapproval of the government's हैंडलिंग ऑफ अ मैटर. सो कोई भी अगर अर्जेंट पब्लिक मैटर आ गया तो उसमें 50 लोग मेंबर मिलके और आपका ये अर्जेंट मैटर कर सकते हैं, इसको अर्जेंटमेंट मोशन बोलते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the Parliament of India exercise control over the function of the Council of Minister. So Parliament is a legislature and Council of Minister is a part of executive. So how legislature control the executive? Through the adjournment motion. Yes, by questioning on the urgent public importance, अभी हमने देखा, क्वेश्चन आर के थ्रू एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के थ्रू, तीनों से वो कंट्रोल कर सकता है. सो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर. इस टाइप के क्वेश्चन जब आए तो आप ये सोचो, इसमें आपको नेगेटिव सोचना है, ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता और ये क्यों नहीं हो सकता. जब आपको अगर कोई आंसर ना मिले ना का, तो आंसर होगा 1 2 3. ये बात याद रखना. इसमें यही तरीका होता है कि अगर कभी कुछ शक लगे ना, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्यों नहीं होगा, क्यों सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एक पार्लियामेंट का कंट्रोल नहीं करता एग्जीक्यूटिव के ऊपर, क्यों एक क्वेश्चन आवर्स नहीं करता कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्यों एडजमेंट मोशन नहीं करेगा. अगर आपको नहीं का कोई भी आंसर नहीं आए तो समझ लेना आंसर 1 2 3 है. ये बात याद रखना, मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर 1 2 3 ही होगा. ये बात याद रखना. ऐसे ही क्वेश्चन पूछा कि कैसे अमेंडमेंट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, बाय वे ऑफ वेरिएशन, ठीक है, बाय वे ऑफ अमेंड, ठीक है, बाय वे ऑफ रिपील, ठीक है. तो बताओ, वेरिएशन भी हो सकता है, अमेंड भी कर सकता है, रिपील भी कर सकता है, पार्लियामेंट है, कुछ भी कर सकता है. तो मैं इसका कोई नेगेटिव आंसर नहीं सोच पाऊंगा. वेरिएशन से करेगा कि नहीं, नहीं का मैं कोई लॉजिक नहीं सोच सकता, अमेंड का लॉजिक नहीं सोच सकता, रिपील का कोई लॉजिक नहीं सोचता, तो आंसर 1 2 3 होगा. सो वैसा ही सेम वही लॉजिक यहां पे लगता है कि इसको डिफिकल्ट है इसका एक काउंटर लॉजिक निकालना. तो आप ना पे सोचिए ये क्यों नहीं हो सकता. अगर आपको आंसर नहीं मिले तो चुपचाप 1 2 3 कर देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. और कई बार हम लोग है ना कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन आर और जीरो आर. तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं. देखो, आपने सी सेट पढ़ रहे हो तो आपने नंबर सिस्टम की टाइमलाइन पढ़ी होगी. तो बीच में होता है जीरो आर, ठीक है. जीरो हमेशा टाइमलाइन के बीच में होता है. इधर आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं. यस और नो. तो जीरो बीच में होता है. तो हमेशा समझो कि जीरो आर बीच में होगा, इधर आपका क्वेश्चन आर होगा. तो सबसे पहले डे स्टार्ट विद द क्वेश्चन आर, देन प्रोसीड विद द जीरो आर एंड देन आपका एजेंडा ऑफ द डे शुरू होता है. इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत इजी है. अब जीरो का इन्वेंशन किसने किया, इंडिया में हुआ, तो ये हमारा खुद का इन्वेंशन है, ठीक है. ये हमारा खुद का इन्वेंशन है. जीरो आर हमने खुद ने इन्वेंट किया है और ये कोई भी रूल्स के अंदर नहीं लिखा हुआ, ठीक है. तो एक ऐसा और इन्वेंशन है हमारा, कॉलिंग अटेंशन मोशन, बट वो रूल्स पे लिखा हुआ है. बस ये याद रखना है. इतने से आपको मैं यही समझाना चाहता हूं. क्वेश्चन आर पहले होता है, क्वेश्चन आर, ठीक है. इसमें प्राइवेट मेंबर से भी सवाल किया जा सकता है, मिनिस्टर से भी किया जा सकता है. ये बात याद रखना. उसके बाद एजेंडा ऑफ द डे, उसके अंदर काफी ज्यादा मोशंस आते हैं. सो जीरो आर हमेशा बीच में रहेगा और इधर आपका क्वेश्चन आर और इधर आपका एजेंडा ऑफ द डे, ठीक है. ये इंडिया का इन्वेंशन है जीरो, सो ये इंडियन इन्वेंशन और रूल्स के अंदर मेंशन नहीं है, ठीक है. और आपका जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है वो रूल्स में मेंशन है, वो भी एक इंडियन इनोवेशन है. इस तरीके से डायग्रामेटिक वे में आप याद कर सकते हैं. आपको आगे से कभी फ्यूचर में कंफ्यूजन नहीं होगी. और यही मेरा काम है एज ए यूपीएससी दोस्त, आपको चीजों को इजी और सिंप्लीफाइड तरीके से परोसना. सो adjournment motion is an extraordinary device used to bring a matter of the urgent public importance, house attention, interrupting normal business. It involve element of censure against the government, forcing them to discuss accountable critical issue. Question hour, very first hour of the parliamentary sitting, dedicated to the question hour, which the member of parliament asks the question to minister about the various aspect of the government and functioning. तो याद रखना कि क्वेश्चन आर सिर्फ मिनिस्टर्स के लिए नहीं होता, यहाँ पे प्राइवेट मेंबर से भी पूछा जा सकता है, बट यूजुअली नहीं होता ऐसा प्राइवेट मेंबर से कोई सवाल पूछे, बट कर सकता है प्राइवेट मेंबर भी. अगर डिस्कशन का पार्ट हो तो क्वेश्चन आर में प्राइवेट मेंबर से भी सवाल किया जा सकता है. याद रखना. प्राइवेट मेंबर क्या होता है, इस पे भी आगे क्वेश्चन है तो मैं अभी बोलूंगा नहीं प्राइवेट मेंबर क्या होता है, ठीक है. सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ठीक है, ये मतलब मिनिस्टर ओरल आंसर देते हैं स्टेरिड क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्वेश्चन आर, तो उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, मतलब काउंटर क्वेश्चन, ठीक है. तो ये तीन वर्ड्स आपको आई होप क्लियर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, 2004 का क्वेश्चन है.
इन लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज टू सेट आउट ग्राउंड्स ऑन विच इट इज बेस्ड, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसमें ग्राउंड्स आपको सेट करना ही पड़ेगा कि भैया हम आपके लिए नो कॉन्फिडेंस इसलिए लेके आ रहे हैं बिकॉज आपने ये पर्टिकुलर कुछ चीजें की है, इसीलिए हम आपके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन है। तो क्या ऐसे सेट आउट ग्राउंड्स होते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, ये आपको याद रखना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आंसर ऐसे ही आ गया कि नॉट करेक्ट में तो यही सही है, बट फिर भी देख लेते हैं। इन द केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा नो कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी हैव बीन लेट डाउन इन द रूल्स। ठीक है, रूल में कोई भी एडमिसिबिलिटी के कुछ ऐसे रूल्स नहीं दिए हुए। ठीक है, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, इस पे मैं बात करता हूं, चर्चा करता हूं। A motion of no confidence, once admitted, has to be taken up within the 10 days of a leave being granted. Leave का मतलब यहां पे होता है परमिशन। तो सिर्फ 10 दिन के अंदर अगर एक बार नो कॉन्फिडेंस को आपने एडमिट कर दिया तो आपको 10 दिन के अंदर उसको मोशन को लाना पड़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, ये बात याद रखनी है, आगे फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू एंटरटेन अ मोशन ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो देखो ये कुछ स्टेटमेंट जो सही है यही आगे हमारे एक एक ऑप्शन बनेंगे फ्यूचर के क्वेश्चन। 2004 का क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांसेस है, तो याद रखना मोशन नो कॉन्फिडेंस हैज टू बी टेकन विद इन द 10 डेज, ये बिल्कुल सही है। ऐसे मत देखना कि ये नंबर है तो नंबर चेंज गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ चीजें पॉलिटी में कॉन्सेप्चुअल है तो उनको याद रखना ही है। ठीक है, तो प्लीज उनमें दिमाग नहीं लगाना फालतू। अब बात करते हैं इस डिबेटेबल वाले के। देखो पहले मैं नो कॉन्फिडेंस को थोड़ा समझा देता हूं, फिर इस डिबेट पे आता हूं। नो कॉन्फिडेंस मोशन डज नॉट नीड टू स्टेट द ग्राउंड्स और रीजन फॉर इट्स एडॉप्शन, अनलाइक सेंस्योर मोशन which must be specify the charges. The motion simply needs to express a lack of confidence in the council of minister as a whole. तो ये होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। आर्टिकल 75 3 क्लॉज 3 क्या कहता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। तो ये कलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट ही है जो नो कॉन्फिडेंस के कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट करता है, क्योंकि वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लोकसभा कभी भी उसके लिए नो कॉन्फिडेंस आगे मतलब उसके लिए प्रेजेंट कर सकता है। तो रूल 198 अगर मैं बात करूं तो उसमें भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन में बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली नो कॉन्फिडेंस वर्ड दिया गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या ये बात सही है या फिर गलत। नो कॉन्फिडेंस मेंशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात कितनी सही है कितनी गलत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रिक्वायर्ड सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स टू एडमिट अ मोशन, नो स्पेसिफिक ग्राउंड रिक्वायर्ड टू मूव द मोशन। ठीक है, एडमिटेड 10 डेज, डिसीजन बाय सिंपल मेजोरिटी, नो सच मोशन इन दी राज्यसभा। राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे एडमिसिबिलिटी में ये लिखा हुआ है कि ये देखो ये रहा 50 मेंबर्स, इट रिक्वायर्स 50 मेंबर्स टू एडमिट मोशन। और इस स्टेटमेंट में क्या कहा है? इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन दी लोकसभा नो कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी हैज बीन लेट डाउन इन दी रूल्स। तो देखो कई जगह जैसे लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है कि 50 मेंबर्स दिया हुआ है, तो अब मैंने आरपीए के एक्ट को ही पढ़ सकता हूं, नॉट आरपीए सॉरी, ये आपका रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, वही मैं पढ़ सकता हूं। तो मैंने आपके लिए पढ़ा, ये संसद.in पे साइट पे गया, वहां पे ये पूरी जो लिस्ट थी उसमें मैंने ये वर्ड देखा कि एडमिसिबिलिटी वर्ड क्या है। जब मैंने ये पूरा सर्च किया तो मुझे ये पता चला कि एडमिसिबिलिटी डिसोल्यूशन की कुछ जगह दी हुई है, बट जब मैंने नो कॉन्फिडेंस मोशन देखा तो वहां पे कोई एडमिसिबिलिटी नहीं दी हुई थी। ठीक है, हमें पता है कि 50 मेंबर्स वाला है, बट वो एडमिसिबिलिटी नहीं मानी जाती एज पर दी, ये एक प्रॉब्लम है, थोड़ा इश्यू है। तो बट मैंने जो ये पूरा पढ़ा तो उसमें मुझे कहीं एडमिसिबिलिटी नो कॉन्फिडेंस मोशन की देखने को नहीं मिली, इसीलिए वो यूपीएससी ने स्टेटमेंट इसको यहाँ पे सही माना है कि ऐसा कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन में नो कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी हैव बीन लेट डाउन इन दी रूल्स। ये स्टेटमेंट सही है एज पर दी यूपीएससी, और मुझे भी यही लगता है बिकॉज क्योंकि कहीं भी मुझे भी ये नो कॉन्फिडेंस का एडमिसिबिलिटी नहीं मिली, मुझे कट मोशन की एडमिसिबिलिटी मिली और रिजोल्यूशन की एडमिसिबिलिटी मिली, बट इसकी एडमिसिबिलिटी नहीं मिली। सो इसीलिए मैं आपको ये आंसर बता रहा हूं कि ये स्टेटमेंट सही, आगे फ्यूचर में आएगा तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये याद रखना। ये गलत है, कोई ग्राउंड नहीं होता, बट एडमिसिबिलिटी का कोई रूल में नहीं दिया हुआ, ये बात आपको याद रखनी, यूपीएससी ने तो यही माना। क्लियर, ये सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बिल्स पे बात करते हैं। मनी बिल, फिनांस बिल, प्राइवेट मेंबर बिल, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे हैं तो इस पे बात करते हैं। बहुत सिंपल है और छोटा सा टॉपिक है, और उसके बाद जॉइंट सिटिंग देखना है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी बिल इज नॉट करेक्ट? वो करेक्ट नहीं है। मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट,
दोनों हाउस में कहीं भी टेबल किया जा सकता है, यही गलत है भैया, स्टेटमेंट पहला ही गलत है। ठीक है, अ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अ फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी और नॉट, ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा मस्ट रिटर्न अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड सेंड इट फॉर कंसिडरेशन विद इन 14 डेज, ये भी बिल्कुल सही बात है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल टू द लोकसभा फॉर द रिकंसिडरेशन, ये बात भी सही है, बिकॉज इन्हीं के परमिशन से, रिकमेंडेशन से ही पहले मनी बिल आता है, तो वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल यूपीएससी ने सही माना है, 2000 का क्वेश्चन है। सो ये होगा स्टेटमेंट गलत, बिकॉज मनी बिल कैन ओनली टेबल्ड इन दी आपका लोकसभा, यही करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नहीं होगा, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नहीं होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और इसमें एक बात याद रखनी है, नो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब स्पीकर ने अगर सर्टिफाई थप्पा लगा दिया कि ये बिल मनी बिल है, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं ये मनी बिल नहीं है, उस पर कोई शक नहीं उठा सकता, इस पर कोई जुडिशियल रिव्यू का स्कोप नहीं है, ये बात याद रखना आप। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, हमारा जो आधार कार्ड है, आधार बिल जब आया था पार्लियामेंट के अंदर, वो एज अ मनी बिल आया था, समझ आ रही है बात। बट आप खुद सोचो कि क्या आधार इज अ मनी बिल, खुद सोचो, नहीं, बट गवर्नमेंट ने आधार बिल को मनी बिल कह के उसको पास करवाया था, क्योंकि उसमें कोई भी, अब डिस्कशन आपको पता है, जब मनी बिल करके कोई बिल आता है तो उसमें राज्यसभा की पावर्स बहुत कम हो जाती है और वो जल्दी पास होने का उसका चांसेस होता है, और उसमें जुडिशरी भी कोई रोल नहीं कर सकती। इसलिए कुछ बिल गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि यार मैं इसको एज अ जल्दी पास करवाना है और विदाउट एनी स्क्रूटनी फ्रॉम द जुडिशरी, सो वो उसको एज अ मनी बिल सर्टिफाई करते हैं। तो एक लूप होल है ये, ठीक है, इस लूप होल का यूज किया जाता है बाय द रूलिंग गवर्नमेंट। और एग्जांपल मैंने आपको आधार बताया है, ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट मस्ट रिटर्न 14 डेज, ये बिल्कुल सी है, ये आर्टिकल 109 में दिया हुआ है, ठीक है, जहां पे प्रोसीजर ऑफ मनी बिल दिया हुआ है, ठीक है। 11 के अंदर दिया हुआ है प्रेसिडेंट आइदर गिव असेंट और विदहोल्ड असेंट, बट रिटर्न नहीं कर सकते रिकंसिडरेशन। तो प्रेसिडेंट मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते, या तो साइन कर दो या फिर उसको रोक लो, विदहोल्ड कर लो, दोनों चांसेस है, बट वो नहीं कर सकते रिटर्न। तो यूपीएससी क्या करेगा, प्रेसिडेंट कैन क्या क्या चीजें कर सकता है, तो ए बी सी करेगा, यहाँ पे 3 दे देगा, फिर ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 कर देगा। तो ओनली 1 में मतलब असेंट दे देगा, विदहोल्ड दे देगा, और एक स्टेटमेंट दे देगा रिकंसिडरेशन। तो असेंट कर सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, बट रिकंसिडरेशन नहीं कर सकता, तो ओनली 2 वुड बी दी करेक्ट आंसर। देखो ये यही है, आपको ऐसे सोचते सोचते ही क्वेश्चन बनाना है, और ऐसे ही क्वेश्चन आगे बनेंगे, ये याद रखना। विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहले ना नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते थे, ठीक है, और अब यूपीएससी का फिर से ट्रेंड आया 2025 के बाद से कि वो नॉट करेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। इससे क्या है कि जब पेपर लेंदी होता है ना, तो जल्दबाजी ज्यादा होती है, तो जल्दबाजी ज्यादा होती है, तो नॉट करेक्ट वाले पढ़ने में नहीं आते। इसीलिए कहता हूं कि पहले नॉट करेक्ट वाला देख लिया अगर वही करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। The appropriation bill must be passed by both houses of the parliament before it can be enacted into the law, ठीक है भाई। No money shall be withdrawn from the consolidated fund of India except under the appropriation made by the appropriation act, बिल्कुल सही बात है। Finance bill is required for proposing new tax, but no another bill act is required for making changes in the rates of taxes which are already under the operation, ठीक है। No bill can be introduced except on the recommendation of the president, ठीक है। तो रिकमेंडेशन चाहिए, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। नो मनी शेल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन एक्ट बाय द ये भी बिल्कुल सही है। तो अगर मैं यहां पे देखूं, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन बी तो सही है, अब ए और सी के अंदर आंसर होगा, इनमें से कोई एक चीज इनकरेक्ट होगी। सो अप्रोप्रिएशन बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी एनेक्टेड इनटू अ लॉ, दोनों से पास होना चाहिए अप्रोप्रिएशन, ये भी बात सही है, ठीक है। अ फाइनेंस बिल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रपोजिंग न्यू टैक्स बट नो अदर अनदर बिल एक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग चेंजेस इन द रेट्स ऑफ टैक्सेस विच आर ऑलरेडी अंडर द ऑपरेशन, ये स्टेटमेंट गलत है, बात समझ आ रही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका यहां पे गलत है। सो आंसर सी इज दी नॉट करेक्ट, बिकॉज फाइनेंस बिल इज रिक्वायर्ड, कोई जरूरी नहीं है कि आपको फाइनेंस बिल रिक्वायर्ड है फॉर प्रपोजिंग न्यू टैक्स, ठीक है, आप मनी बिल भी कर सकते हैं, बट मनी बिल भी एक मनी आपका फाइनेंस बिल ही है, बट ये स्टेटमेंट की लैंग्वेज के कारण ये क्वेश्चन गलत है। फाइनेंस बिल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रपोजिंग न्यू टैक्स बट नो अनदर बिल एक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग चेंजेस इन द रेट्स ऑफ टैक्सेस विच आर ऑलरेडी अंडर द ऑपरेशन। सो ये बात याद रखना, आपको याद रखना है, ठीक है, चेंजेस।
नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2015 का क्वेश्चन। द राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, ना तो वो रिजेक्ट कर सकता ना अमेंड कर सकता। ये बात तो बिल्कुल सही है। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये बात भी बिल्कुल सही है, वोट नहीं कर सकते फॉर द डिमांड फॉर द ग्रांट्स। ठीक है, द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड नहीं लिखा हुआ, ये बात याद रखना। बजट वर्ड मेंशन नहीं है, उसी को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो राज्यसभा क्या डिस्कस नहीं कर सकता? ये बात बिल्कुल गलत है, वो डिस्कस कर सकता है। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, और आपका फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। राज्यसभा, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको बेसिक मनी बिल के पता होने चाहिए, की पॉइंट्स क्लियर। सो आर्टिकल 109 में स्पेशल प्रोसीजर ऑफ मनी बिल दिया हुआ है। इट एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट मनी बिल शैल नॉट इंट्रोड्यूस इन दी राज्यसभा। ये बात याद रखना। वंस पास्ड इन लोकसभा, राज्यसभा हैज ओनली 14 days टू रिटर्न द बिल विदाउट रिकमेंडेशन। इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड द बिल। ये बात याद रखना, क्लियर है। आर्टिकल 113 में क्या दिया है? मैंडेट द एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर अदर देन चार्ज एक्सपेंडिचर must be submitted in the form of demand for the grants to the Lok Sabha. The power to assent, refuse, reduce these grant is an exclusive privilege of Lok Sabha, while Rajya Sabha may discuss these demand but no power to vote on them. ठीक है, तो आपको आई होप मेरे को आपको पता होगा कि चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है और आपका एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम दी एनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो मेड एंड चार्ज के बारे में भी आपको डिफरेंस क्लियर होगा। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 1132 में ये प्रेसिडेंट टू कॉज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी लेट बोथ हाउस द पार्लियामेंट, और उसको दोनों डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा भी डिस्कस किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ था उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following bill must be passed by each house of the Indian parliament separately by the special majority? स्पेशल मेजोरिटी, ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल तो नाम से ही ऑर्डिनरी है, तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी क्यों देगी? ऑर्डिनरी और स्पेशल का तो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये तो नहीं हो सकता। मनी बिल, मनी बिल भी सिंपल आपकी मेजोरिटी से हो जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। फाइनेंस बिल, इसमें भी नहीं चाहिए मेजोरिटी, ठीक है, ऐसे ही पास हो जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ही एक ऐसा बिल है जहां पे आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड हाफ ऑफ द मेंबरशिप, ये होती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, यही है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय ईच ऑफ द हाउस इंडियन पार्लियामेंट, बोथ लोकसभा राज्यसभा, सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, आर्टिकल 368 में दिया हुआ है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो ऑर्डिनरी बिल में आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, मनी बिल के अंदर आपको लोकसभा में सिर्फ आएगा और रिक्वायर्ड सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, वहीं पे फिनांस बिल, ये भी सिंपल मेजोरिटी, ये तीनों सिंपल मेजोरिटीज है। तो कभी फ्यूचर में क्वेश्चन फिर से आ सकता है, इसमें से सिंपल मेजोरिटी वाले कौन कौन से हैं? तो मनी बिल को हम थोड़ा ज्यादा वो हाइप करके रखते हैं, बट सिंपल मेजोरिटी है। देखो उसमें कोई ज्यादा स्क्रूटनी नहीं है, उसमें वैसे ही पार नहीं है राज्यसभा की, तो सिंपल मेजोरिटी से भी मनी बिल पास हो जाते हैं। रिगार्डिंग मनी बिल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? फिर देखो नॉट करेक्ट। It shall be deemed to be a money bill if it contain only provision relating to imposition, abolition, remission, alteration, regulation of any tax. बिल्कुल सही बात है। A money bill has a provision for the custody of the consolidated fund of India और contingency fund of India. So custody दोनों की होती है। Yes, custody word अगर आए, money bill has provision for custody of the constitution consolidated fund and contingency fund, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो, a money bill is concerned with the appropriation of money आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। मनी बिल कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अप्रोप्रिएशन की बात करता है। यहाँ पे उन्होंने चेंज किया है, यूपीएससी ने यहाँ पे कंटीजेंसी फंड, यहाँ पे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया होता है, उसको कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया किया। तो आगे फ्यूचर में याद रखना, जब भी ये कंसोलिडेट वर्ड आए, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया या आपके दूसरे फंड्स आए, उसको एक दूसरे के साथ चेंज करके जरूर देखना। यहाँ पे कंटीजेंसी चेंज हुआ है, ये बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर देखो आप, कंसोलिडेट फंड की बात हो रही है, समझ आ रही है बात, और यहाँ पे कंटीजेंसी फंड, मतलब दोनों फंड की बात हुई है। तो यहाँ पे भी चांसेस है कि कुछ ना कुछ चेंज किया हो सकता है, इन दोनों में से कोई हो सकता है, कंसोलिडेट फंड हो सकता है कंटीजेंसी ही सही हो, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा आपको चेंज करके देखना है। तो ये अप्रोप्रिएशन नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट से बना हुआ है, ये बात समझ आई? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतना ही दिया हुआ है कि कंटीजेंसी फंड होना चाहिए, और कोई लॉ बाय लॉ पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है, तो मनी बिल आर्टिकल 110 में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये आंसर होगा, मनी बिल डील विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट सही है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर।
तो आपको इतना माइन्यूट, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो इनमें कोई ट्रिक्स नहीं है। आपको लग रहा होगा कि यार ये भैया कुछ ट्रिक्स नहीं बता रहे बीच में, या नहीं है, या नॉलेज है। मैं इनमें यही कहूंगा कि आप प्लीज इन टॉपिक्स को ट्रिक्स व्रिक्स के भरोसे मत जाओ, आप उलझ जाओगे फालतू। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा अटेंटिव रहो, थोड़ा थोड़ा समझो, ऑब्जर्वेशन और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक पैरामाउंट रिक्वायरमेंट है इन सब कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो स्टेटमेंट सी नॉट करेक्ट बिकॉज मनी बिल as defined in article 110 Indian constitution relate to the appropriation of money out of consolidated fund of India, not contingency fund. The contingency fund is an unforeseen expense and require presidential approval. With parliamentary approval after the act, an appropriation bill which is money bill authorize withdrawal of consolidated fund and planned expenses. Clear? Next question, which one of what will be the follow if money bill is substantially amended by the Rajya Sabha? अगर राज्य सभा ने मनी बिल को अमेंड कर दिया तो क्या हो जाएगा? तो ऊपर से कुछ चांद सितारे टूट के आ जाएंगे, है ना? द लोकसभा मस्ट स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। हाँ, वो भाई भाव नहीं देगा, ठीक है, वो भाव दे तो दे, वो अमेंड करे तो करे, ये भाव ही नहीं देगा, ये बिल्कुल सही है। द लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर, ठीक है, तो ये हो सकता है। उसका द लोकसभा मस्ट सेंड द बिल टू राज्यसभा फॉर द रिकंसिडरेशन, ऐसा तो इतना ध्यान नहीं देता। द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर जॉइंट सिटिंग, नो, कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती आपकी मनी बिल में। तो लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल, वो प्रोसीड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तुम अमेंडमेंट दो ना दो, मुझे अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो मैं चल सकता हूं, तो ए, ठीक है, वो इग्नोर करेगा, ऐसे याद रखो। ये आर्टिकल 109 में दिया, मैं नहीं कह रहा। प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल आपका 109 में दिया हुआ है, शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड ट्रांसमिटेड, अब यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, थोड़ा समय का अभाव है तो मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप इसको एक बार रीड करके पॉज करके, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि कब एक्सपेक्ट करेगा, कब पास करेगा, 14 डेज वाली जो बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, वही यहाँ पे आर्टिकल 109 में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, चांसेस है एक आधा तो गलत होगा, देखते हैं। व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट्स अ फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, अगर फिनांस बिल, ठीक है। व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट अ मनी बिल टू राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन, बिल्कुल सही बात है, अच्छे बच्चे की तरह सिर्फ रिकमेंडेशन देगा और कुछ नहीं, तो सेकंड तो सही है। क्लियर, इन अ केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, देयर इज नो जॉइंट सिटिंग, बट जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर द फाइनेंस बिल, मतलब नेसेसरी हो जाता है फॉर दी फिनांस बिल। ये गड़बड़ है, वहां तो नहीं चाहिए बट नेसेसरी बन जाता है फॉर दी फिनांस बिल, तो ये नेसेसरी वर्ड गलत कर रहा है यहाँ पे गेम, समझ आ रही है? बिकॉज फाइनेंस बिल भी कुछ कंडीशंस के होते हैं, कुछ फाइनेंस बिल में आपकी जॉइंट सिटिंग नहीं होगी और कुछ में होगी, तो ये नेसेसरी वाली जो चीज है ये इसको गलत बनाती है स्टेटमेंट को। When लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। यस, ये कह सकते हैं कि फिर भी आपको हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड तो फिर भी सही है कि हाँ भाई कर सकता है, ये नहीं, बट ये तो बिल्कुल गलत है, नेसेसरी नहीं होगा, सो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इन्होंने किया क्या है, यही सब बातें हैं, ये देखो ये 2013 का क्वेश्चन है, इन्हीं स्टेटमेंट को घुमा फिरा के बातों को फिर से नए नए क्वेश्चन बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ये बात समझ आई, 2013 का क्वेश्चन था 10 साल बाद, ठीक है, ये ट्रेंड यूपीएससी का 2023 में क्वेश्चन पूछा, समझ आ रही है बात? तो प्लीज आप प्लीज पीवाईक्यूज को अपना बेसिक फाउंडेशन बनाइए, और मैं तो कहूंगा इन वीडियोस को 2 बार तो एटलीस्ट एग्जाम से पहले देख के जाइएगा, बहुत हेल्प होगी। आप चाहे स्पीड से देख लेना, बट इससे आपको एक बार दिमाग में चीजें फ्रेश हो जाएगी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये आपको पता है। थर्ड तो नेसेसरी नहीं है, बिकॉज फिनांस बिल में भी कुछ फिनांस बिल होते हैं, फॉर फिनांस बिल दैट इज नॉट मनी बिल, जॉइंट सिटिंग इज पॉसिबल if there disagreement, is it treated as an ordinary bill? The statement incorrectly implies the joint sitting become necessary for all finance bill rather than being possibility of case of deadlock। ये बात समझ आ रही है? सो इसीलिए वो नेसेसरी वर्ड यहाँ पे गलत है, इस नेसेसरी वर्ड को याद रखना, नेसेसरी कहीं भी हो तो थोड़ा सा आंखें खोलनी है। Which of the following statement correct with respect to money bill in the parliament? Article 109 mention the special procedure in respect to money bill। अभी हम जितने भी एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं वहां पे हमें आर्टिकल 109 में ये बात दी हुई है, ठीक है। अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये बात बिल्कुल सही है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में नहीं इंट्रोड्यूस होता, लोकसभा में ही होगा। सबसे पहला क्वेश्चन याद करो, द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, ये सब बातें बार बार कही हुई है, बिल्कुल सही है।
अमेंडमेंट टू द मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। अरे भैया इतना तो वो सुनता ही नहीं है, तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। देखो एक ही कॉन्सेप्ट पे बार बार गुत्थियां गा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, कुछ भी नहीं कर रहा, सेम रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। उसके पास फिक्स है, सेचुरेशन आ गया है। पर मैं आपको बताऊंगा कि आगे फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है इस टॉपिक से। ये टॉपिक सैचुरेटेड हो चुका है, ये बात याद रखो। यूपीएससी के पास कुछ नहीं है। ये आर्टिकल 109 से लेके 108 पे ज्वाइंट सिटिंग है, 109 से लेके 117 तक पूरा मनी बिल फाइनेंस बिल है। उसमें कुछ 5-6 आर्टिकल ही है, वहीं से यूपीएससी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। ये 5 आर्टिकल आप डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ लो, तो मैं कह रहा हूं कि कभी कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, और आप लक्ष्मीकांत से भी पढ़ो तो भी अगर वो डिटेल में याद है तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, और ये सेम वही बातें हैं। ठीक है, अब देखो, प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल प्रेसिडेंट एज बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे प्राइवेट मेंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्राइवेट मेंबर ऐसा मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है, जो मिनिस्टर नहीं है वो होता है प्राइवेट मेंबर। ठीक है, तो ये तो बात कह रहा है कि नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में, तो ये तो रिलेशन ही गलत है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रिसेंटली a private member bill has been passed by parliament of india for first time in the history। ठीक है, बहुत ही कम होते हैं भाई ऐसा, तो ये गलत ही है। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। सो नीदर वन एंड नॉर टू। 1970 के बाद, 1970 के बाद एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ। उससे पहले 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स आपके पास हुए थे, लेकिन उसके बाद 1970 के बाद कभी आज तक कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ। तो ये याद रखना, इस तरीके से वो आपको ज्यादा एक्साइट करने की कोशिश करेगा, बट एक्साइट नहीं होना कि भाई ऐसा कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों स्टेटमेंट गलत, रॉन्ग है। प्राइवेट मेंबर इज अ बिल इंट्रोड्यूस बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, इट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू नॉमिनेटेड मेंबर, ये बात याद रखो। ये इनकरेक्ट है, मल्टीपल प्राइवेट मेंबर हैव बीन पास्ड। ठीक है, जैसे मुस्लिम वक्फ बिल, ये पहला बिल था। उसके बाद लास्ट वन पास्ड बाय दी सुप्रीम कोर्ट का एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल अपीलेट जुडिक्शन 1970। नो प्राइवेट मेंबर बिल बी पास बाय सिंस 1970, ये बात याद रखना। ठीक है, कुछ मेरे फ्यूचर प्रेडिक्शन याद रखो। अभी तक यूपीएससी ने इन आर्टिकल्स पे क्वेश्चन नहीं पूछा मनी बिल फाइनेंस बिल में। तो ये सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट, वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट, ये 6 कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, मैं पहले बता रहा हूं। अभी तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछे, ये 2 आर्टिकल अभी भी यूपीएससी से बाकी है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो प्लीज इसको प्रिपेयर करके रख लो, क्योंकि बाकी सब सैचुरेट हो चुका है। यही है यहां से क्वेश्चन। ये तो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, हाउ सप्लीमेंट्री ग्रांट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सेस ग्रांट, हाउ वोट एंड अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको टर्म्स है, तो टर्म्स की एक्सप्लेनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपस में घुमा फिरा के क्वेश्चन यूपीएससी बनाएगा, ये मेरा फ्यूचर प्रेडिक्शन है, प्लीज इसको दिमाग में रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, एक दो क्वेश्चन है आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग के ऊपर। सिंपल क्वेश्चन, when a bill is referred to a joint sitting both house of the parliament has to be passed by simple majority, 3/4, 2/3, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। इतना तामझाम करके ज्वाइंट सिटिंग की है, अब अगर 3/4 और ये सब कर दिया तो और डेडलॉक हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, a joint sitting of the two house of the parliament in india sanctioned under article 108 of the constitution। देखो डायरेक्ट आर्टिकल पूछा है, ये 2003 का क्वेश्चन है, तो याद होना चाहिए आर्टिकल 108 फॉर दी ज्वाइंट सिटिंग, बिल्कुल सही बात है। द फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वाज हेल्ड इन द ईयर 1961, मुझे नहीं पता भाई। द सेकंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट वाज हेल्ड बाय बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल। तो ठीक है, ये भी मुझे नहीं पता, मान लो। तो मुझे पहला पता है, पहला पता है। तो अब ये दो ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनमें, मतलब अब मुझे नहीं पता 2003 में क्या यूपीएससी का आइडियोलॉजी थी, और मुझे इसका आंसर भी नहीं पता अभी तक तो, बट मुझे इतना याद है कि हाँ, अगर ये इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने, वो चाहता नहीं कि भाई पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा है, तो ये दोनों भी सही ही होंगे मुझे लगता है। तो मैं ऑप्शन डी करूंगा। बाकी यस, ऑप्शन डी ही है इसका आंसर, 1 2 3। अगर इसमें कुछ गलत हो तो मुझे प्लीज बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया था कि आपको थोड़ा बता दूं कि मनी बिल से क्वेश्चन, सॉरी ज्वाइंट सिटिंग से क्वेश्चन कैसे आए हैं। ठीक है, इससे ये अब नहीं पूछेगा कि ये भाई पहला कौन सा आया था, सेकंड कौन सा आया था, बस ये याद रखो आर्टिकल 108। बट अगर फिर भी मैं कोई मेरा डिस्क्रिपेंसी आपको मिले तो प्लीज यू कैन टेल मी इन दी कमेंट बॉक्स, आई हैव नो इशू एट ऑल। ओके, a deadlock between the Lok Sabha and Rajya Sabha calls for a joint sitting of the parliament during the passage of deadlock। क्या कहां कहां आ सकता है? ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, मनी बिल में तो कोई डेडलॉक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भी नहीं है, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में है, तो ओनली वन इज दी
करेक्ट आंसर, ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ पे तो कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन ही नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इन दोनों में ही नहीं है। ठीक है, तो ओनली अब यहाँ पे आपको ओनली 1 ओनली 2 ऐसे भी करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। सो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ ऑफ सर्टेन केसेस है, मैंने आपको एग्जैक्टली आर्टिकल दे दिया 108। ठीक है, केसेस क्या है, अब बिल, अब देखो ये डायरेक्ट यूपीएससी ये ऑप्शन बना के ओनली 1 ओनली 2 में पूछ लेगा, इनमें से कौन कौन से केसेस है फॉर दी ज्वाइंट सिटिंग। A bill is rejected by other house. The house have finally disagreed to amendment to made the bill. More than 6 months lapse from the date of the reception of the bill and the other house without bill being passed by it. ये तीन ही ऐसी आपकी कंडीशंस दी हुई है जहां पे जॉइंट सिटिंग होगी, यूपीएससी डायरेक्ट पूछेगा, मैं पहले बता रहा हूं फ्यूचर। उसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है अनलेस द बिल हैज बीन clashed by the reason of dissolution house of the people notify the house by the message if they are sitting, by the public notification if they are not sitting, intention to summon them to meet a joint sitting was purpose deliberating voting on the bill। ठीक है, उसके अलावा प्रोवाइडेड, आप इसको रीड कर लेना, सिंपल वही बात है, रिटर्न ओनली, जॉइंट सिटिंग बी हेल्ड अंडर द आर्टिकल, तो ये सब बातें इसी के अंदर आर्टिकल 108 को डिस्कस किया हुआ है। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे आर्टिकल एपिसोड 17, इसमें हम सेंटर स्टेट की पावर की बात करेंगे। आप सोचेंगे कि सेंटर स्टेट पावर्स को इतने लेट क्यों लिया, बिकॉज ये सेंटर स्टेट कुछ नहीं है, ये सेंटर स्टेट, सेंटर का मतलब समझो आपका लोकसभा, ठीक है, और स्टेट का मतलब समझो राज्यसभा। तो ये लोकसभा और राज्यसभा जब हमने कंप्लीट कर लिया है उसके बाद सेंटर स्टेट पावर बहुत अच्छी तरीके से समझ आता है, इसीलिए मैंने इसको एपिसोड 17 में रखा है। बहुत ही सोच समझ के एक एक टॉपिक को मैंने लाइन से लगाया हुआ है, सो एक फ्लो मेंटेन हो इसीलिए। सो नेक्स्ट में हम सेंटर स्टेट पावर्स की बात करेंगे। आई होप आपको काफी मजा आया होगा, थोड़ा स्पीड था मुझे पता है, बट कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन थे, इनमें ट्रिक्स और वो सब नहीं है, तो प्लीज इन चक्रों में मत पड़ना। मैंने इसीलिए यहाँ पे ट्रिक्स विक्स की बात इसमें ज्यादा नहीं की, बस ऑब्जर्वेशन और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज दी आपकी सुप्रीम इंपॉर्टेंस है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एपिसोड 17 में। आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ जो भी होमवर्क दिया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।